हम पढ़ेंगे ये जो मैंने आपको बताया डिफ्यूजन है, ऑस्मोसिस है, ये हम वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले डिफ्यूजन, तो ये जैसे बड़ी बार रिपीट हो चुका है, द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस यूनिफॉर्मली स्प्रेड इनटू अनदर सब्सटेंस बाय रैंडम मूवमेंट ऑफ इट्स पार्टिकल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। अब ये क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो रहे हैं किसी और सब्सटेंस के पार्टिकल में। फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन, एक हायर कंसंट्रेशन से कहाँ पे, लोअर कंसंट्रेशन, ड्यू टू देयर कैनेटिक एनर्जी। तो किस वजह से, क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दे पोजेसेस द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डिफ्यूजन। सेकेंड आ जाता है हमारे पास ऑस्मोसिस, द डिफ्यूजन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट्स to the solution of higher concentration of solute to which the membrane is selectively impermeable is called osmosis. बच्चा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। अब इसमें क्या चीज़ है, ऑस्मोसिस में जैसे इसमें तो पार्टिकल्स किसी भी चीज़ के होते हैं, ठीक है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। ऑस्मोसिस में पहली बात तो आप समझो कि सॉल्वेंट होगा। सबसे पहले सॉल्वेंट को समझने के लिए आप देखो कि जो सल्यूशन होता है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, एक होता है सॉल्वेंट, एक होते हैं सल्यूट। सॉल्वेंट जो होता है बेसिकली ये ज़्यादा अमाउंट में होता है, मोर अमाउंट में, मतलब इसमें हम किसी चीज़ को, जिस चीज़ में हम किसी को डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होता है। सल्यूट जो होता है वैसे जनरली, नॉट ऑलवेज, जनरली ये लो अमाउंट होती है। तो जैसे अब आप देखो कि पानी है, तो जब हम पानी में नमक मिला के एक सल्यूशन बना रहे हैं, ये हमारे पास वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल है, अब इसमें हमने नमक डाल दिया। जो वाटर है ना, दिस इज़ अ सॉल्वेंट, वाटर सॉल्वेंट है, और जो ये नमक के मॉलिक्यूल्स है, सॉल्ट है, दैट इज़ सल्यूट। अब आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा सॉल्वेंट और सल्यूट का। तो ऑस्मोसिस जो है इसमें भी डिफ्यूजन हो रही है, लेकिन डिफ्यूजन आपको पता है ना, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन हो रही है वाटर या फिर सॉल्वेंट की। यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर के अलावा कोई भी और हो सकता है। मान लो हम एसीटोन ले लें, हम अल्कोहल ले लें, ठीक है, जिसमें किसी चीज़ को मिला रहे हैं। वाटर या कोई भी सॉल्वेंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसमें जो डिफ्यूजन हो रही है ऑस्मोसिस के केस में, इसमें एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब है कि वो सेलेक्टिवली चीज़ों को अलाउ करेगी कि अंदर आ जाए। अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हमारे घर पे आरओज़ लगे होते हैं, ठीक है। अब आरओ में क्या है, उसमें एक मेम्ब्रेन लगी होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है, सिर्फ वाटर के मॉलिक्यूल को आगे जाने देती है, लेकिन जितने डस्ट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको वहीं पे रख लेती है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, इसमें भी ऑस्मोसिस हो रही है। आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब इसमें हो क्या रहा है कि लेकिन जो सल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं वो पीछे रह रहे हैं, लेकिन सॉल्वेंट आगे जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑस्मोसिस। फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि डिफ्यूजन तो हमने पढ़ा था हायर कंसंट्रेशन से लोअर, अब इन्होंने बोला है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सल्यूट की हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि अगर सल्यूट ज़्यादा है तो सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा। तो जहाँ पे सॉल्वेंट की कम कंसंट्रेशन है उससे ये किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ ज़्यादा है। द मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली, टू विच द मेम्ब्रेन इज़ रिलेटिवली इम्पर्मिएबल। तो आपको पता है सल्यूट के लिए, जो सल्यूट है उसके लिए मेम्ब्रेन इम्पर्मिएबल है। इम्पर्मिएबल मतलब वो हर चीज़ को अलाउ नहीं करती अंदर आना। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, परमिएबल होती है जो सबको अलाउ करती है, ठीक है। इम्पर्मिएबल जो किसी को अलाउ नहीं करते, नथिंग टू अलाउ, और सेलेक्टिवली परमिएबल जो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है। सेमी परमिएबल इज़ ऑल्सो जो कुछ चीज़ों को अलाउ करती है। अब जो ऑस्मोसिस है वो भी दो तरह की होती है, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। एंडोस्मोसिस का होता है किसी चीज़ का अंदर आना। फॉर एग्जांपल कोई सेल है,
अब अगर सॉल्वेंट इसके अंदर आ रहा है दैट इज़ एंडोस्मोसिस, अगर सॉल्वेंट ये सेल के बाहर जा रहा है दैट इज़ एक्सोस्मोसिस। जैसे एग्जिट होता है एक्सोस्मोसिस और एंड मतलब इनसाइड। सो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, अब सॉल्यूशन जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, ध्यान से देखना। फर्स्ट वन इज़ आइसोटोनिक, देन हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक होता है, मान लो एक सॉल्यूशन है जिसमें हम किसी सेल को रख रहे हैं, तो अंदर भी सेल की उतनी कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर की कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, बाहर की भी, तो ना इधर से अंदर जा रहा है ना अंदर से बाहर आ रहा है, दैट इज़ नॉन एज आइसोटोनिक। So isotonic solution is one in which the concentration of water and solute is same as in the cytoplasm of RBC। अगर हम एक सॉल्यूशन में रेड ब्लड सेल रख दें तो जितनी इसके बाहर वाटर या सल्यूट की कंसंट्रेशन है उतनी ही आरबीसी के अंदर वाटर और सल्यूट की कंसंट्रेशन है, तो वो हमारा हो गया आइसोटोनिक, मतलब एक जैसा ही है। देन हमारे पास आ जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो का मतलब होता है कम होना और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जिसमें इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज़ लेस, तो ये सल्यूट के बेसिस पे हमने देखनी है, जिसमें वो सल्यूशन जिसमें अब हमारे पास कोई सल्यूशन है जिसमें सेल हमने कोई रखा, ठीक है, तो आरबीसी मान लो हमने रखा, तो इसमें क्या हो रहा है कि अंदर सल्यूट के जो सल्यूशन है इसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है लेकिन आरबीसी में ज़्यादा है, तो उस सल्यूशन को हम बोलेंगे हाइपोटोनिक। तो इन विच कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इज़ लेस एंड कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ मोर एज कम्पेयर टू इनसाइड द आरबीसी, तो इसमें सल्यूट कम होगा और वाटर ज़्यादा होगा। तो इसके रिवर्स आ जाता है हाइपरटोनिक, वो सल्यूशन जिसमें जो कंसंट्रेशन है सल्यूट की, अब हमारे पास इसमें हमने रखा आरबीसी, तो बाहर जो सल्यूट की सल्यूशन में कंसंट्रेशन है, सल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट सल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कम है, तो इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सल्यूशन। देन हमारे पास जैसे हमने पीछे पढ़ा था मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, वो क्या होता है, टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया मीडिएटेड मीन्स वो किसी की हेल्प ले रहा है, तो कैरियर प्रोटीन है जो उसको हेल्प कर रहे हैं ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। देन हमारे पास आता है बल्क ट्रांसपोर्ट। अब बल्क का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में होना। एनिमल सेल कैन ऑल्सो एक्टिवली टेक इन एंड टर्न आउट मटीरियल इन मासेस बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये मान लो हमारा सेल है, सेल में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो फिर भी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बल्क में आ सकती है एक्टिवली। एक्टिवली मीन्स इट विल नीड एनर्जी, एक्टिवली आ सकती है, इन अंदर भी आ सकती है, और एक्टिवली मान लो कि जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ऑलरेडी कम है, तो फिर भी इसको हम दूसरी साइड में भेज रहे हैं एक्टिवली बाय द प्रोसेस ऑफ एनर्जी, बाय यूटिलाइजिंग एनर्जी। सो देन वी हैव, अब ये जो बल्क ट्रांसपोर्ट है ये 2 तरह का होता है, जैसे मैंने पहले भी बता दिया, एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। एंडो मीन्स इनसाइड, सो इसका मतलब है टू invagination of small region of plasma membrane and ultimately forming the intracellular membrane bound vesicle। तो जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो इसी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ पार्ट होगा जो अंदर को ऐसे इन्वेजिनेट कर देगा, उसके बाद ये क्या करेगा, इससे सेपरेट होके अलग से अंदर पार्ट बना लेगा स्मॉल रीजन, और अल्टीमेटली ये इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड एक वेसिकल बन जाएगा, ठीक है, इसे हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एक्सोसाइटोसिस क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सोसाइटोसिस वेसिकल विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू एक्सक्लूड टू इट्स कंटेंट टू द सराउंडिंग मीडियम। हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी कुछ है, ठीक है, तो बाहर ये क्या करेगा कि बाहर कोई मेम्ब्रेन होगी तो ये इसके साथ पहले फ्यूज़ करेगा, जुड़ेगा, देन ये अपना भी जो पार्ट है उसको ऐसे लॉस्ट करके सेल ऐसे हो जाएगा, बाद में ये रिपेयर हो जाएगा और जो भी इसने बाहर निकालना था वो बाहर निकल जाएगा। सो एक्सोसाइटोसिस को हम ऐसे भी कह सकते हैं सेलुलर वॉमिटिंग, और ईफेगी मीन्स अपना जो सेल के अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकाल रहे हैं। सो देन वी हैव द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो ये तो अब तक आपको पता चल ही गया होगा, इट विल प्रोवाइड द गिव द डेफिनेट शेप ऑफ द सेल, तो शेप प्रोवाइड करता है,
देन इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंटेंट ऑफ सेल, क्योंकि ये सेल को बाहर वाले मटेरियल से सेपरेट कर रहा है, तो दैट मीन्स ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। देन इट रेगुलेट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये क्योंकि हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल है, तो ये रेगुलेट कर रही है कि हर चीज़ अंदर भी ना आए और हर चीज़ बाहर भी ना चली जाए। तो एग्जिट और एंट्री पे ये मीन्स उसको चेक करती है। इट कैन इंटरनलाइज सॉलिड एंड लिक्विड मटेरियल बाय इनफोल्डिंग एंड एक्सटेंडिंग अराउंड देम, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिव इनटेक ऑफ मटेरियल। अब ये क्या करता है, इंटरनलाइज सॉलिड। अब जैसे हमने फैगोसाइटोसिस पढ़ा और पिनोसाइटोसिस पढ़ा, तो सेल मेम्ब्रेन को इसने क्या करना है, इनसाइड ट्रैप कर लेना है, इन्वेजिलेट कर लेना है, और कुछ मटेरियल है जो सेल के अंदर लेना है। सो देन एनिमल सेल में इसका एक और काम होता है, इट इन्वॉल्व इन एडहर्शन, recognition and in the formation of vesicle, cilia, flagella, microvilli etc. अब एडहेशन का काम होता है अपने जैसे, मान लो एक सेल है, एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच है, तो ये एडहेशन मतलब जुड़ने का काम करता है, तो ये भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण होता है। जैसे अब हमारी बॉडी है, स्किन है, तो स्किन पूरी की पूरी बनी तो सेल्स की है ना, लेकिन हमें तो एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसके जो सेल्स हैं वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ अटैच हैं। देन रेकोगनीशन, अब जैसे ये सेल लिया बॉडी के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोई बाहर से चीज़ आती है तो उसे रेकोगनाइज भी करती है। फिर जैसे हमने यहाँ पे देखा वेसिकल्स भी बनाती है, इसके ऊपर सीलिया, फ्लिजेला, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ निकलती है। जैसे सीलिया होते हैं, फ्लिजेला, सीलिया और फ्लिजेला आउटवर्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। सीलिया नंबर में ज़्यादा होते हैं लेकिन छोटे होते हैं, फ्लिजेला का नंबर कम होता है लेकिन ये बहुत लंबे लंबे होते हैं। तो माइक्रोविलाई भी जैसे आपको पता है जो स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में सेल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट करता है एक मैकेनिकल बैरियर to a protoplasm, so after rupturing or breakdown of plasma membrane the protoplasmic content will be dispersed in the surrounding medium। अब इसका और क्या काम है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अंदर जितना भी पार्ट है उस वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म। तो कहते हैं कि ये एक मैकेनिकल बैरियर है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो इसके अंदर जितना भी प्रोटोप्लाज्म है वो सारा सराउंडिंग में स्प्रेड हो जाएगा। तो अगर वो सराउंडिंग में स्प्रेड हो गया तो पूरा का पूरा सेल डाई हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो मैं अभी यहाँ पे ही हॉल्ट कर रही हूँ, कल वाले लेक्चर में फर्दर हम ऑर्गेनेलिस पढ़ेंगे। सो बच्चे यहाँ तक अपना साथ साथ में लर्न करते रहना सो दैट कि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे।